हेलो एवरीवन, माय सेल्फ बेतन यादव। प्यारे बच्चों, कल हमने हमारे लेक्चर में क्या किया था? कल हमने क्या था कि जो हमारी वन वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या आती है, ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, वन वन को हमने इंजेक्टिव, ऑन टू को हमने सब्जेक्टिव कहा था। उससे पहले हमने सिंगुलर नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन भी देखा था बच्चों कि नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन वो होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जीरो की इमेज या मैंडेटरी जीरो मिले। अगर जीरो का अलावा कोई और एलिमेंट लेते हैं हम व्यू से, उसकी इमेज नॉन जीरो होनी चाहिए, तब उसे हम क्या कहेंगे? नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और सिंगुलर क्या है कि जीरो के अलावा एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट और ऐसा होना चाहिए जिसकी इमेजिबिलिटी क्या है? जीरो है बच्चों। ये हमने क्या किया था? सिंगुलर नॉन सिंगुलर कर लिया था। अब आता है हमारे पास आइसोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक वेक्टर स्पेस। दो वेक्टर स्पेस को हम आइसोमॉर्फिक कब कहेंगे बच्चों? ये टू वेक्टर स्पेसेस UF एंड VF are said to be isomorphic. Isomorphic if there existed bijection between U and V। कि किसी भी दो वेक्टर स्पेसेस U और V को आइसोमॉर्फिक कहेंगे। कब कहेंगे? तो कि अगर देयर एग्जिस्ट बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर जाए U और V के बीच में। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि देयर एग्जिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, linear transformation T from U to V such that T is 1 or bijective। यानी कि U के और V के बीच में एक ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T एग्जिस्ट करनी चाहिए कि वो T कैसी हो जाए? 1 ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाए, या कहते हैं हम T एक बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर बन जाती है किसी दो वेक्टर स्पेस के बीच में, तो हम कह देंगे बच्चों कि वो दोनों वेक्टर स्पेस क्या है? आइसोमॉर्फिक है बच्चों। अब आता है नेसेसरी एंड sufficient condition that two vector spaces are isomorphic is dimension of U is equal to dimension। क्या necessary sufficient condition two vector spaces U and V are isomorphic is कि dimension of U is equal to dimension of V। किसी भी दो वेक्टर स्पेस U और V को आइसोमॉर्फिक होने के लिए क्या होना चाहिए? उन दोनों की डायमेंशन इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों आइसोमॉर्फिक हैं तो उनकी डायमेंशन इक्वल हो जाएगी, और अगर डायमेंशन इक्वल है तो दोनों वेक्टर स्पेस क्या हो जाएंगे बच्चों? हमारे आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। देखते हैं इसके प्रूफ। सबसे पहले हम क्या करते हैं? हमने मान लिया कि U और V क्या है? आइसोमॉर्फिक। लेट UF एंड VF आर आइसोमॉर्फिक। U इज आइसोमॉर्फिक। अगर ये आइसोमॉर्फिक तो डेफिनेशन में कहते हो बच्चों कि देयर एग्जिस्ट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T from U to V such that T is bijective। अगर ये आइसोमॉर्फिक है तो इनके बीच में क्या है बच्चों? एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट करेगी। और अगर T और U के बीच में T एक बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि अगर T हमारी बाइजेक्टिव है, therefore dimension of U is equal to dimension of लास्ट लेक्चर हमने किया था कि नेसेसरी कंडीशन थी किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T को बाइजेक्टिव होने के लिए क्या थी बच्चों? कि इन दोनों की डायमेंशन क्या होनी चाहिए? इक्वल। अब अगर हमारी T बाइजेक्टिव हो गई है तो हम लिख देंगे क्योंकि T इज बाइजेक्टिव।
अगर टी बाइजेक्टिव हो गई है तो इन दोनों की डायमेंशन क्या होगी बच्चों, इक्वल होगी। यानी कि हमने क्या किया था, दोनों वेक्टर स्पेस जो हमारे क्या थे, आइसोमॉर्फिक थे, तो हमने शो कर दिया कि दोनों की डायमेंशन भी इक्वल होगी। अब हम मान लेते हैं कि यू और भी दो वेक्टर स्पेसेस हैं जिनकी डायमेंशन इक्वल है, हमें शो करना है कि वो दोनों क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे। नाउ लेट u dimension of u is equal to dimension of अब डायमेंशन ऑफ u और v इक्वल है, हमें शो करना है कि u से v के बीच में हमारे पास एक 1-1-1-2 या बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसमिशन होगी। तो मान लीजिए लेट डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू n। मैंने मान लिया दोनों के डायमेंशन n है बच्चों, तो लेट bu u1 u2 un be a basis of u। अगर u के डायमेंशन है तो मैंने उसके के बेसिस मान लिया बच्चों, एंड bv इज इक्वल टू v1 v2 vn be a बेसिस ऑफ u। ठीक है, मैंने क्या कर दिया कि v u1 u2 un मान लिया मैंने क्या, बेसिस u की, और v1 v2 vn मान लिया मैंने बेसिस u की। तो मैं कहता हूं कि देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t such that t of u I is equal to v for all I 1 less than I less than। तो मैंने कोई लीनियर ट्रांसमिशन ऐसे ही डिफाइन कर दी बच्चों कि मैं कहता हूं कि अगर दोनों u और v की मुझे बेसिस पता है तो मैं u से v तक एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t डिफाइन कर सकता हूं बच्चों, कि जो इस बेसिस को इसकी बेसिस पे मैप कर दे, कि u1 को मैप कर दे v1 पे, u2 को मैप कर दे v2 पे, u1 को मैप कर दे vn पे। मैं ऐसे एक ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा बना सकता हूं। अगर मैंने ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन बना दी, अब मुझे शो करना है कि ये मेरी ट्रांसफॉर्मेशन है, ये 1-1 और ऑन-टू बनेगी। मैं क्या प्रूव करता हूं कि अगर हमारी ट्रांसफॉर्मेशन t है, कहां से कहां, u से v है, तो मैं इसका रेंज निकालता हूं बच्चों, इसका रेंज स्पेस निकालता हूं। रेंज स्पेस क्या होगा, रेंज स्पेस होगा लीनियर स्पैन होगा किसका, u की बेसिस की इमेजेस का। अब u की बेसिस कौन है, u1 u2 un, इसकी इमेजेस क्या आ जाएंगे अंडर t, t of u1 t of u2 t of un। अगर ये इमेजेस आ गई तो अब क्या बच्चों कि t of u1 क्या है, t of u v आएगा हमारा, तो यहां से हमारा rt आ जाएगा कि लीनियर स्पैन ऑफ इसका t of u1 v1 v2 और इन सभी लीनियर स्पैन में क्या आएगा, हमारा रेंज स्पेस आ जाएगा। लेकिन ये क्या था, ये हमारी बेसिस थी v की, अगर ये बेसिस थी तो ये क्या हुआ, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये सारे वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है और इन सभी ने आरटी को क्या कर दिया, स्पेन कर दिया। यानी कि ये v1 v2 vn ये हमारी बेसिस बन जाएगी आरटी। दिस इंप्लाइज bv इज ए बेसिस ऑफ आरटी। इट मींस डायमेंशन ऑफ आरटी कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। और बेसिस भी वही है, डायमेंशन भी सेम आ गया। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा आरटी कंप्लीट v के इक्वल आ गया। अगर हमारी टी ट्रांसफॉर्मेशन u से v है और rt इमेज सेट हमारा v के इक्वल आ जाता है, इसका मतलब क्या होगा, हमारी t ऑन-टू हो गई। जैसे t ऑन-टू हुई हम कह देंगे t ऑन-वन हुई। क्यों t ऑन-वन क्यों हुई, तो डायमेंशन ऑफ rt क्या आ गया, v के इक्वल, और u और v की क्या थी, डायमेंशन इक्वल थी। यानी कि डायमेंशन ऑफ rt या हम कह देते हैं कि रो t ये किसी को आ गया, डायमेंशन ऑफ u के इक्वल। रैंक नलिटी थ्योरम में क्या आती है कि रो t प्लस नलिटी ऑफ t इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u बाय रैंक नलिटी थ्योरम।
वो हमें क्या कहती है कि रो टी प्लस न्यू टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ। अब ये तो दोनों इक्वल है, तो यहाँ से हमारा न्यू टी कितना आ जाएगा 0। न्यू टी 0 तो क्या कि नल स्पेस में क्या आ गया, सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट आया है। तो हमारा टी कैसा हो जाएगा 1 1 भी हो जाएगा, टी 1 1 भी होगा तो टी ऑन टू भी होगा। तो टी कैसा हो जाएगा 1 1 ऑन टू या फिर बाइजेक्टिव हो जाएगा। और अगर हमने दो वेक्टर स्पेस u और v के बीच में अगर एक बाइजेक्शन मैप दिखा दी, एक बाइजेक्टिव मैप दिखा दी, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। कि हमें क्या करना था कि अगर हमें दो वेक्टर स्पेसेस को आइसोमॉर्फिक करना है, तो हमें कोई ना कोई एक भी अगर हमें ऐसी आइसोमॉर्फिक एक भी हमें ऐसी बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल गई जो u से v तक है, तो हम क्या कर देंगे, ये दोनों क्या है आइसोमॉर्फिक। वो हमने डिफाइन कर दिया, ऐसे डिफाइन कर दिया कि बेसिस को इसकी u की बेसिस को v की बेसिस पे आप मैप कर दो, तो वो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आएगी वो 1 1 बनेगी और ऑन टू बनेगी। तो ये कैसे होगी, बाइजेक्शनल बनेगी। यानी कि अब से अगर आपने किसी भी दो वेक्टर स्पेसेस को आइसोमॉर्फिक बोलना है, तो आप क्या करेंगे, आप उन दोनों के बीच में एक बाइजेक्शन मैप डिफाइन कर देंगे, या फिर आप ये कह सकते हैं ये आइसोमॉर्फिक तभी होंगे अगर उन दोनों की क्या है, डायमेंशन इक्वल है। जिन दो वेक्टर स्पेसेस की डायमेंशन इक्वल है वो हमेशा एक दूसरे क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे। अब हमने आज से पहले क्या कर लिया था, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की एडिशन कर लिया था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दिया था, और क्या कर दिया था, सबट्रैक्शन कर दिया था, सब कुछ हमने डिफाइन कर लिया था। सिर्फ और सिर्फ क्या रहती है कि प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रहती है। अब क्या आता है कि हमें दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये प्रोडक्ट बोल दीजिए या आप मैपिंग्स की कंपोजिशन बोल दीजिए। अब हमें वो डिफाइन करेंगे। मैं क्या करता हूँ, लेट T from U to V, T1 from U to V be a linear transformation and T2 from V to W be a another linear transformation where U, V and W are vector spaces over same field। कि U से V, V से W, ये सभी क्या है, वेक्टर स्पेसेस है सेम फील्ड F के ऊपर। देन T2 T1, तो हम एक कंपोजिशन डिफाइन करेंगे T1 और T2 की। T2 T1 कि अगर T1 हमारी कहां से है, U से V है, T2 हमारी ये हो जाएगी हमारी T1 U V, और कि U से V पे मेरी क्या जा रही है, T1 जा रही है, V से W पे मेरी T2 मैप हो जाएगी। तो T1 से T2 कैसे जाएगी मेरी, डायरेक्ट U से W पे मैप हो जाएगी। कि ये जब हम T1 लगाएंगे पहले, या T2 T1 है, जब T1 अप्लाई होगी किस पे, U के एलिमेंट पे, तो वो एलिमेंट देगी हमें V का, उस पे V के एलिमेंट पे क्या अप्लाई करेंगे, T2, वो एलिमेंट देगी हमें W का। यानी T2 T1 हमारी मैप होगी U से W। सच है, कैसे डिफाइन की हमने, T2 T1 of U के एलिमेंट पर करें तो U is equal to T2 into T1 of U for all U belongs to। कि आप U के हर एलिमेंट पे T2 T1 अप्लाई करते हैं, तो पहले आप क्या करेंगे, T1 U अप्लाई करेंगे, T1 अप्लाई करेंगे U पे, जो अपना रिजल्टेंट एलिमेंट आएगा, जो हमारे डोमेन से हमारे रेंज में आएगा, V में आएगा, उस पे V पे मैं क्या अप्लाई करूंगा, T2 अप्लाई करूंगा, तो जो मेरा रिजल्ट आएगा वो ऐसे होगा। ये है हमारी कंपोजिशन ऑफ ए टू ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम प्रूव करेंगे कि कंपोजिशन या प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रांसफॉर्मेशन
through linear transformation is again a linear transformation। वो हमारी linear transformation प्रूव हम करते हैं बच्चों कैसे कि हमें क्या करना है T2 T1 को प्रूव करना है। तो हम U के दो एलिमेंट उठाएंगे बच्चों कि मान लीजिए फॉर ऑल U1, U2 बिलोंग्स टू एंड अल्फा बिलोंग्स टू, फिर हमें शो करना है कि हमारा अल्फा कि T ऑफ अल्फा U1 प्लस U2 सॉरी अब T नहीं T2 T1 ऑफ अल्फा U1 प्लस U2 अगर ओपन आता है अल्फा इंटू T2 T1 U प्लस T2 T1 U2 पे। तो अब देखिए कि T2 T1 कैसे डिफाइंड है हमारा, किसी भी U के एलिमेंट पे पहले T1 अप्लाई होगा कि T2 ऐसा कैसा पहले हम अप्लाई करेंगे T1 अल्फा U1 प्लस। अब T1 तो हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर T1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये क्या करेगी, ये तो ओपन हो जाएगी ऐसे कि अल्फा इंटू T ऑफ U1 प्लस T ऑफ क्यों, क्योंकि T2 हमारी क्या थी T1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी। अब T2 में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये फिर से अप्लाई हो जाएगी कि अल्फा बाहर T2 इंटू T1 U1 प्लस T2 इंटू T1 U। जब T2 अप्लाई हुआ T1 U पे T1 U पे तो क्या है T2 ऑन U पे, यानी अल्फा इंटू T2 T1 ऑन U1 प्लस T2 T1 ऑन। तो हमने क्या कर दिया कि T2 T1 को अलग कर दिया कि अल्फा बाहर आ गया, T2 T1 अप्लाई हुआ U1 पे प्लस T2 T1 अप्लाई हुआ U2 पे। अगर ये कंडीशन होल्ड हो गई हम कह देंगे कि हमारी कंपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स सॉरी कंपोजिशन ट्रांसफॉर्मेशन T2 T1 क्या होगी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी। अब हमने क्या किया था, हमने कंपोजिशन की थी कि कंपोजिशन किसी भी दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कब अप्लाई होगी। ये क्या कहता है कि T1 की अगर हमारी रेंज अगर T2 की डोमेन में कंटेन है इफ या इफ की वजह से कहते हैं कि T2 T1 इज डिफाइंड ओनली व्हेन रेंज ऑफ T1 इज contained in domain of T2। अगर हमारी किसी दो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोडक्ट या कंपोजिशन तभी डिफाइंड होगी अगर पीछे वाली की रेंज पहले वाली डोमेन में अगर कंटेन या इसके इक्वल होगी तब तो हम कह देंगे हमारी प्रोडक्ट डिफाइंड होगी, अदरवाइज हमारी प्रोडक्ट डिफाइंड नहीं होगी। और अगर हमारी प्रोडक्ट डिफाइंड होती है T2 T1 if कि T1 T2 if डिफाइंड, मान लीजिए हमने T2 T1 तो डिफाइन कर दी, अगर T1 T2 भी इज डिफाइंड देन इट इज नॉट नेसेसरली इक्वल टू, कि हो सकता है किसी भी दो ट्रांसफॉर्मेशन T1 T2 के लिए कि अगर ये तो डिफाइंड हो रही है तो जरूरी नहीं कि डिफाइंड हो, कि अगर किसी के लिए T2 T1 डिफाइंड हो रही है तो कोई जरूरी नहीं है कि T1 T2 डिफाइंड हो, और अगर T1 T2 डिफाइंड हो भी जाती है तो ये भी कोई जरूरी नहीं है कि T1 T2 और T2 T1 दोनों क्या हो इक्वल हो बच्चों, ये डिफाइंड होने के बावजूद भी अलग अलग हो सकती है। एक क्वेश्चन की वजह से समझते हैं कि कैसे T1 और T2 हमारे T2 T1 की इक्वल T1 T2 T1 की इक्वल आए, ये जरूरी नहीं है। तो मान लीजिए क्वेश्चन क्या कहता है कि T1 कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है R2 और R2 R2 और and T2
also a linear transformation from T to R2, sorry, T to R to R, R to R to R to R, BA, B2, linear transformation, defined as T1 x is equal to y comma x and T2 is equal to x comma 0। T2 तो हमने ऐसे डिफाइन कर दिया, T1 को हमने ऐसे। अब देखिए, अब आपका ये T1 T2, क्या T1 T2 डिफाइंड है कि T2 की रेंज T1 के डोमेन में, T2 की रेंज R2 T1 की डोमेन R2 में कंटेन है, तो T1 T2 हमारा डिफाइंड होगा। किस पे अप्लाई होगा? R2 पे अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई होगा कि T1 इंटू T2 x, यहाँ से क्या जाएगा T1 T2 x y क्या है, कैसे डिफाइंड है, x कोमा यानी फर्स्ट एज इट इज और सेकंड में कर देंगे 0। जब इस पे हम T1 अप्लाई करेंगे, T1 क्या अप्लाई करते हैं कि जो x और y की वैल्यू क्या हो जाती है, स्वाइप हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है, यानी T1 x 0 की वैल्यू क्या जाएगी 0, यानी यहाँ से जब मैंने T1 T2 अप्लाई किया x y को क्या आया 0, x। अब मैं कहता हूँ T2 इंटू T1, क्या T2 इंटू T1 डिफाइंड है कि T1 की रेंज T2 की डोमेन में कंटेन है, तो ये डिफाइंड हो जाएगा। अगर ये डिफाइंड हो गया तो अब कैसे होगा T2 T1 x कोमा, T1 x कोमा y पे अप्लाई होगा तो कैसे अप्लाई होगा कि x y क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा T2 y कोमा। अब T2 y कोमा x पे कि T2 x हमारे पे कैसा है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऐसा ऐसा, सेकंड क्या जाता है 0, यानी फर्स्ट आता है ऐसा ऐसा तो सेकंड वाला क्या जाता है, यानी कि T2 T1 तो क्या आया x y y कोमा 0 टाइप का आया है, T1 T2 क्या आया है 0 कोमा x टाइप का आया है। दिस इंप्लाइज T1 T2 दोनों डिफाइंड तो हैं लेकिन इक्वल नहीं है। और हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पे R2 की जगह पे अगर मैं यहाँ पे R3 ले लेता हूँ, मान लीजिए अब तो ये डिफाइंड हो गए कि दोनों डिफाइंड थे और इक्वल नहीं थे। अगर कहीं मैंने यहाँ पे R3 ले लिया, अब देखिए सॉरी यहाँ पे R3 है नहीं, यहाँ तो R2 रहने दीजिए, ये लीजिए। अब देखिए क्या T1 T2 डिफाइन होगा कि T2 की रेंज T1 की डोमेन में कंटेन है, ये तो डिफाइंड हो जाएगा। क्या T2 T1 डिफाइंड होगा, यानी T1 की रेंज R3 क्या R2 में कंटेन है, नहीं है। अब हमारा ये T2 T1 डिफाइंड नहीं होगा, यानी कि अगर हमारा एक T1 T2 कोई भी डिफाइंड है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग में दूसरा डिफाइंड हो ऐसा जरूरी नहीं है। और अगर डिफाइंड भी हो तो अभी हम जो एग्जांपल जैसे यहाँ पे R2 था, अगर दोनों डिफाइंड भी हो तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, ऐसी भी कोई जरूरी बात नहीं है, ये इक्वल नहीं भी हो सकती है। अब आप बात करते हैं कि हमारी कंपोजिशन कब 1-1 होगी और कब हमारी कंपोजिशन ऑन टू होगी। कह रहा है कि T1 U से V and T2 V to W B2 linear transform, then first if T2 T1 is 1-1, this implies T1 is ऐसे बोल दीजिए कि T2 T1 अगर 1-1 है तो T1 क्या होगा 1-1 होगा, या ऐसे बोल दीजिए कि नेसेसरी कंडीशन फॉर T2 T1 इज 1-1 क्या होगी T1 1-1, कि T2 T1 की 1-1 होने के लिए सबसे जरूरी से जरूरी बात क्या है कि T1 को क्या होना पड़ेगा 1-1,
कि अगर इसने इसको इम्प्लाई कर दिया तो जब जब ये बात होगी तब तब ये बात होगी, और जब ये नहीं होगी तो ये भी नहीं होगी। P implies क्या हो, then not P implies not क्या हो, यानी अगर T गुणवन नहीं हुआ तो T टू T1 में हमारा क्या नहीं होगा, गुणवन नहीं होगा। प्रूफ देखते हैं इसका। ये क्या कहता है कि T2 T1 तो 1 1 है बच्चों, हमें प्रूव करना है T1 इज 1। अगर T1 को 1 प्रूव करना है तो U के दो एलिमेंट उठाने पड़ेंगे मुझे। फॉर ऑल U1, U2 बिलोंग टू U, कंसीडर T1 U1 इज इक्वल टू T2। किसी दो एलिमेंट की मैंने इमेज इक्वल मान ली अंडर T1। अगर T1 के अंदर दो की इमेज इक्वल मान ली, अगर मैं एलिमेंट्स को इक्वल दिखा दूंगा तो मेरी T1 क्या आ जाएगी, 1 1 हो जाएगी। जैसे मेरी T1 U1 इक्वल टू T1 U2 आ गई, अब मैं दोनों तरफ T2 अप्लाई कर देता हूं। T1 U1 इज इक्वल टू T2 इनटू T1 U2। अब हमारी प्रोडक्ट कैसे जाएगी कि T2 इनटू T1 U, ये क्या आ जाएगा T2 T1 इनटू U1, ये हो जाएगा हमारा T2 T1 इनटू। लेकिन ये अब क्या आया कि T2 T1 एक ट्रांसफॉर्मेशन आई, कंपोजिशन ट्रांसफॉर्मेशन आ गई, जिसके विद रिस्पेक्ट टू में हमारी U1 और U2 की इमेज क्या है, सेम है। लेकिन T2 T1 क्या था, 1 1 था। T2 T1 इज 1 1। अगर T2 T1 1 1 है तो अगर इनकी इमेज इक्वल है तो एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे बच्चों। यानी कि यहां से क्या जाएगा U1 इक्वल टू, और U1 U2 क्या थे, हमने लिया था कि U1 U2 की इमेज अंडर T1 क्या है, इक्वल है, तो हमने U1 U2 को भी इक्वल दिखा दिया। यानी कि यहां से हमारा प्रूव हुआ कि T क्या है, 1 1 होगा। यानी कि जब जब हमारा T2 T1 1 1 होगा तो हमारे T1 को क्या आना पड़ेगा, 1 1। यानी कि जब जब हमारी कंपोजिशन कोई भी 1 1 होगी तो हमारा जो पीछे वाला है, जो पीछे वाली जो पहले सबसे पहले जो अप्लाई होगी उस ट्रांसमिशन क्या आना पड़ेगा, 1 1 होना पड़ेगा। अब ऐसी सेकंड पॉइंट क्या करता है कि अगर T2 T1 is on 2 then T2 is on 2। अभी क्या कर रहा है, अभी नेसेसरी कंडीशन कर रहा है कि नेसेसरी कंडीशन फॉर T2 T1 to be on 2 is T2 is on 2। कि T2 T1 को on 2 होने के लिए सबसे जरूरी बात क्या है कि T2 को on 2 होना पड़ेगा। कि अगर हमारा T2 on 2 नहीं हुआ तो ये हमारा T2 T1 भी on 2 नहीं होगा। अब हमें प्रूव करना है कि T2 को on 2 प्रूव करना है, जबकि हमें T2 T1 on 2 गिवन है। अब प्रूफ कैसे करेंगे बच्चों, कि हमें गिवन है T2 T1 on 2 है। अब T2 T1 हमारा कहां से कहां डिफाइंड होगा, U से W। ये कैसा है, इज on 2, ये हमारा on 2 है। अगर ये on 2 है तो हमारे कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए डोमेन के पास ऐसा एलिमेंट जरूर होगा जिसमें मैं T2 T1 अप्लाई करूंगा तो वो कोडोमेन का एलिमेंट है। यानी कि अगर W belongs to W be arbitrary, then there exists U belongs to U such that कि T2 T1 अगर मैं U पे अप्लाई करता हूं तो क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। कि W W से लेंगे उसके लिए एक U के पास ऐसा एलिमेंट होगा कि T2 T1 इस पर अप्लाई करूंगा तो मैं क्या आ जाएगा। अब मेरी प्रोडक्ट कैसे अप्लाई होती है, T2 into T1 U इज इक्वल टू W। T2 में अप्लाई करूं T1 U पे तो क्या आएगा, वो W आएगा। अब इफ U belongs to U then T1 U belongs to V। तो T1 U हमारे पास कहां आ गया, V में आ गया। यानी अब मैं इसी बात कैसे बोल सकता हूं कि हर W के लिए मेरे पास V में एक ऐसा T1 U है, एक ऐसा एलिमेंट है कि जिस पे अगर मैं T2 अप्लाई करता हूं तो T2 इंटू दिस अप्लाई करेंगे तो W बना जाता है। इसके लिए कि अब मेरी T2 ट्रांसफर कहां से है, V से W है। कि अब W के हर एलिमेंट के लिए मैंने एक W का एलिमेंट कोई भी लिया, इसके लिए V में कोई कोई एलिमेंट मिलना चाहिए, तो जो क्या मिल रहा है T1 U। कि अगर U U में है तो T1 U किसमें जाएगा, V में। कि W के हर एलिमेंट के लिए V में एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जिसमें अगर मैंने T2 अप्लाई किया तो क्या आ गया, 2 बार W आ गया।
इसका मतलब यहाँ से क्या होगा बच्चों कि हमारा T2 इज ऑन टू होगा। यानी कि अगर T2 T1 ऑन टू है तो T2 को ऑन टू होना पड़ेगा, और अगर T2 T1 11 है तो T1 को 11 जरूर से जरूर होना पड़ेगा। अब इसमें जो दूसरी कंडीशन है कि T2 T1 11 है तो T1 तो 11 है, T2 में कोई कंडीशन नहीं है, वो हो या ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन T1 जरूर से जरूर 11 होना चाहिए। इसी तरह अगर T2 T1 ऑन टू है तो T2 जरूर से जरूर ऑन टू होना चाहिए, T1 ऑन टू हो या ना हो। इसे आप अगर याद रखते हैं, कुछ बच्चे याद रखने के लिए ऐसे कहते हैं कि SI T1 T2 बोल दीजिए, T2 T1 बोल दीजिए। कि अगर हमारा कोई भी T2 T1 11 है तो 11 अगर कोई कंपोजिशन है तो पीछे वाले को क्या होना पड़ेगा 11 होना पड़ेगा। और अगर हमारी कोई कंपोजिशन ऑन टू है यानी कि I से बनेगा इंजेक्टिव यानी कि 11, और S से बनेगा सब्जेक्टिव यानी कि ऑन टू। कि अगर हमारी T1 T2 या कोई भी कंपोजिशन ऑन टू है तो पहले वाला क्या होना पड़ेगा ऑन टू होना पड़ेगा। यहाँ पे हमने क्या ली थी T2 T1 ली थी, तो हमारे पहले वाला क्या हुआ था ऑन टू, और पीछे वाला क्या हुआ था 11 हुआ था बच्चों। ऐसे आप किसी भी दो में ट्रांसफॉर्मेशन की कंपोजिशन है उसकी 11 या ऑन टू होने की पॉसिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। अब क्या था बच्चों, पॉलिनोमियल्स ऑफ लीनियर ऑपरेटर, यानी कि अगर V over F D and E वेक्टर स्पेस then linear transformation T from V to V is known as linear operator on V। ये हमारा क्या था लीनियर ऑपरेटर हो जाएगा किसी भी, टी हमारा लीनियर ऑपरेटर है। अब मैंने कह दिया तो कोई आइडेंटिटी ऑपरेटर डिफाइन कर दिया फ्रॉम V to V इज आल्सो ए लीनियर ऑपरेटर। आइडेंटिटी मतलब जो x को x पे भेजेगा, y x1 को x1 पे, x2 को x2 पे, xn को xn पे। अब t भी हमारा क्या है V से V लीनियर ऑपरेटर है। अगर मैं टी स्क्वायर कर दूं वो भी V से भी क्या होगा लीनियर ऑपरेटर बनेगा। क्यों टी स्क्वायर क्या होगा, अब टी का तो हमें पता था, टी स्क्वायर की बात क्या है कंपोजिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टू लीनियर ऑपरेटर्स। अगर टी से टी है तो टी भी हमारा V से V है, और तो दूसरा टी है वो भी हमारा क्या है V से V है। तो इसकी डोमेन, इसकी रेंज इसकी डोमेन में कंटेन होगी, तो टी स्क्वायर भी डिफाइंड होगा, और ये भी क्या होगा लीनियर ऑपरेटर होगा। ऐसे चलते चलते मैं कहाँ तक जा सकता हूँ टी पावर एन तक जा सकता हूँ बच्चों, या इससे आगे वैसे ही चलता रहेगा। यानी कि एक बार अगर टी लीनियर ऑपरेटर बन गया तो टी स्क्वायर वी से भी, टी क्यूब, टी पावर 4, टी पावर एन वी से भी क्या बन जाएगा लीनियर ऑपरेटर बनता रहेगा। अब ये लीनियर ऑपरेटर है बच्चों, अगर मैं इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूँ तो अब टी हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी तो स्केलर से मल्टीप्लाई किया था हमने सी इंटू टी, वो भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनी थी, तो लीनियर ऑपरेटर बनेगा ये। इसी तरह इसको भी अगर मैं C1 से करता हूँ, इसको C2 से, अगर मैं इसको Cn से मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी ये मेरा क्या रहेगा लीनियर ऑपरेटर रहेगा। अगर दो लीनियर ऑपरेटर है अगर मैं उनकी एडिशन करता हूँ तो भी मेरा लीनियर ऑपरेटर रहेगा, क्योंकि हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ चुके हैं कि ये प्लस ये और ये प्लस देन C0I C1t C2t स्क्वायर Cn is also a linear operator on, ये मैं आ गया टी पे लीनियर ऑपरेटर। अब अगर मैं यहाँ पे इस आइडेंटिटी को टी पावर 0 लिख देता हूँ तो मेरा ये क्या बन जाएगा C0 टी पावर 0 C1 T1 C2 T स्क्वायर प्लस अप टू Cn Tn अप टू सो ऑन। तो ये क्या बन गई बच्चों, एक टी में मेरे पास पॉलिनोमियल बन गई लीनियर ऑपरेटर्स की। तो दिस इज ए
polynomial of linear operator on V over ये हमारी किसी वेक्टर स्पेस V पे क्या होंगी, लीनियर ऑपरेटर्स की एक पोलिनोमियल बन गई बच्चों। यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूं if f of x is equal to c naught plus c1x plus c2x square plus cnxn plus this up to so on is any polynomial of x में कोई पोलिनोमियल है and t from v over f to v over f be any linear operator on v, और t हमारा अगर v पे कोई भी लीनियर ऑपरेटर है then f of t is also a linear operator। तो f of t भी, f of t क्या आ जाएगा हमारा c नॉट t0 c1t c2t से cn अप टू सो ऑन। ये जो एक पोलिनोमियल बनेगी ये भी हमारा क्या होगा, एक लीनियर ऑपरेटर बनेगा किस पे, v पे, अगर हमारा f कोई भी पोलिनोमियल है। ठीक है बच्चों, तो ये हम क्या कहते हैं, यानी कि अब हमें पता चल गया कि हम किसी भी लीनियर ऑपरेटर को कितने टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कंपोजिशन कर सकते हैं, उसे ऐड कर सकते हैं, स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वो लीनियर ऑपरेटर ही रहेगा बच्चों हमारा। अब क्या था आपके पास, मान लीजिए if v over f is finitely dimensional finite dimensional vector space and t from v over f to v over f be any linear operator। और t हमारा v से क्या कोई भी लीनियर ऑपरेटर, तो हमारा रेंज पे कैसे डिफाइंड होगा, रेंज पे हमारा क्या आएगा, वो सारे t ऑफ v आएगी इसमें सच दैट की v बिलोंग टू, रेंज पे हमारा क्या है, सारी इमेज आती हैं t ऑफ v आएंगी जब v हमारा v से होगा। और नल स्पेस में क्या होगा कि वो सारे v बिलोंग्स टू v आएंगे सच दैट t ऑफ v चला जाएगा हमारा। ये तो रेंज स्पेस और नल स्पेस हमारे t की। अब मैं बात करता हूँ रेंज स्पेस या नल स्पेस ऑफ t स्क्वायर की, सबसे पहले बात करता हूँ नल स्पेस ऑफ t स्क्वायर। नल स्पेस ऑफ t स्क्वायर में क्या आएंगे, वो v बिलोंग्स टू v आएंगे सच दैट टी स्क्वायर v इज इक्वल टू 0। टी स्क्वायर v इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब होता है, यानी कि t इंटू टी को दो बार अप्लाई कर देते हैं, t इंटू टी ऑफ v, और कंपोजिशन क्या डिफाइंड होगी कि एक टी बाहर रखिए और एक अंदर अप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 0, यानी t ऑफ टी इज इक्वल टू 0। यानी ये क्या कह रहा है कि जब जब टीवी की जो एक अंडर टी जो इमेज आएगी उन इमेज में जो टी लगेगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। और मैं ये कहता हूं कि ये क्या होगा, सुपरसेट होगा इसका नल स्पेस का। कैसे बच्चों ये बात समझते हैं, मान लीजिए ये मेरा क्या है, वी वी, यहां पे मैंने क्या अप्लाई किया टी, यहां मैंने फिर से अप्लाई किया। तो स्टार्टिंग में जब आई टी लीनियर ऑपरेटर था वी से वी पे, तो हमारा नल स्पेस क्या आएगा कि इसके वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे जब जिस पे टी अप्लाई होगा क्या आ जाएगा, वो 0 अप्लाई 0 आ जाएगा। अब ये 0 आ गया बच्चों, ठीक है।
तो हमारा नल स्पेस क्या आया, ये आया। अब ये भी v है बच्चों, ये भी v है, यानी कि इस v का ही कोई न कोई हमारे पास पोर्शन हमारा क्या आ गया, नल स्पेस आया था, जिसमें हमारा जीरो भी था और जीरो की इमेज जीरो थी और बाकी कुछ सेट थे जिनकी इमेज क्या आ गई थी, जीरो। और अब क्या है, इसमें मैंने क्या कर दिया बच्चों, एक सेट और बना दिया, क्या, आर टी। ये टी ऑफ वी क्या है, टी ऑफ वी क्या है, इमेज है वी की अंडर टी, कि जब मैं इस वी पे टी अप्लाई करूं तो जो मेरा इमेज सेट आएगा टी, उस पे अगर मैं दोबारा टी अप्लाई करके जीरो इमेज लेता हूं, कि अब मैं टी ऑफ वी से आएंगे, अब मेरे वो एलिमेंट, अब मेरे वो एलिमेंट आएंगे इसमें जो टी ऑफ वी में, यानी इसकी इमेज में है और उनकी इमेज अंडर टी क्या आ रही है, जीरो आ रही है। यानी कि अब आप याद देखिए बच्चों कि यहाँ पे वो एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे जिनकी इमेज पहले ही जीरो आ चुकी है। ये अगर आपके जो हमारी इमेज सेट में जीरो तो है, वो जीरो कैसे आया है, वो किसी न किसी एलिमेंट की अंडर टी क्या आई है, इमेज आई, वो तो आ चुकी है। और बाकी भी कुछ इमेज ऐसी होंगी जो दोबारा टी लगने के बाद में जीरो हो जाएंगी। जब पहली बार जब टी लगा तब तो जीरो नहीं हुई, लेकिन जब दोबारा टी अप्लाई होगा तब क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। इसलिए मैंने क्या कहा है कि नल स्पेस ऑफ जो टी का है वो क्या होगा, कंटेन हो जाएगा नल स्पेस ऑफ टी स्क्वायर, कि अगर जो जो इमेज अंडर टी, ये हमारा u है, v है, v है, कि इसकी वे इमेज आपने उठा कोई एलिमेंट उठाया यहां से, कि आप ऐसे कह दीजिए कि आपने कोई v उठाया नल स्पेस से, अगर v नल स्पेस से है तो t ऑफ v क्या आ जाएगा, जीरो। अब मैं क्या दिखाना है कि ये v एंटी स्क्वायर में है, अगर ये है तो मैं इस पर दोबारा t अप्लाई कर देता हूँ, t ऑफ जीरो क्या था, जीरो, यानी कि यहाँ से आ जाएगा टी स्क्वायर v इक्वल टू जीरो, यानी कि ये v किसमें चला गया, इसमें चला गया। यानी कि जब मैंने इस पे अप्लाई किया v, t अप्लाई किया, t में क्या गया, जीरो। तो इन सारे एलिमेंट की जब मैं यहां से यहां पे बात करता हूं, कि अब मैं टी स्क्वायर की बात यहां पे, कि मैंने यहां से डायरेक्ट टी स्क्वायर अप्लाई कर दिया, तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे मेरे टी स्क्वायर में, ये सभी एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे। क्यों, क्योंकि जब मैं इन सभी पे एक बार टी अप्लाई करूंगा तो जीरो, और फिर जीरो में दोबारा टी अप्लाई करूंगा तो जीरो की वजह से पक्का जीरो हो जाएगी। तो ये सारे तो आने कंफर्म है, ये सभी तो टी स्क्वायर नल एंटी स्क्वायर में आएंगे, नल स्पेस ऑफ टी स्क्वायर में आएंगे ही आएंगे। कुछ ऐसे एलिमेंट भी हो सकते हैं कि यहाँ का कोई एलिमेंट हो, कोई कि जिसकी इमेज आ रही हो कुछ न कुछ अंडर टी हमारे पास, और जब बस दोबारा उस इमेज पे दोबारा टी अप्लाई किया तब वो जीरो बनती हो, कुछ ऐसे एलिमेंट भी हो सकते हैं। यानी कि नल स्पेस ऑफ टी स्क्वायर में नल स्पेस ऑफ टी से एलिमेंट क्या होंगे, कुछ ना कुछ ज्यादा होंगे या फिर उसके बराबर होंगे, कम नहीं हो सकते। इसी तरह नल ऑफ टी स्क्वायर, इसी तरह मैं कहता हूँ टी नलिटी ऑफ टी क्यूब, अब तो सुनो ऐसे चल रहा है। यानी कि नल स्पेस क्या है कि जैसे जैसे मैं पावर रेज करता हूं मेरा नल स्पेस क्या है, बढ़ता जा रहा है। यानी कि मेरी नलिटी, यानी कि मैं क्या कह रहा हूं कि नलिटी ऑफ टी लेस देन आ जाएगी नलिटी ऑफ टी स्क्वायर लेस देन नलिटी ऑफ टी क्यूब, और ये लेस देन, ऐसे चलता रहेगा। यानी कि जैसे जैसे पावर बढ़ेगी हमारी नलिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अब ये तो बात हो गई हमारी नल स्पेस की। अब मैं बात करता हूं रेंज स्पेस की, कि रेंज स्पेस क्या था। अब मान लीजिए नल टी है तो मैंने इसकी क्या ले ली, कोई ना कोई बेसिस ले ली, मैंने मान लिया v1 v2। अगर आपको रेंज नलिटी थ्योरम याद हो, उसका हमने प्रूफ किया था, वो थोड़ा याद हो, तो उसमें हमने क्या किया था, हमने नल स्पेस की कोई बेसिस ली थी, उसको एक्सटेंड करके क्या बना दिया था, u की बेसिस बना दिया था। जब हमारी टी u से भी ट्रांसफॉर्मेशन थी तो उसको एक्सटेंड करके हम क्या बना दिया, u की बेसिस बना दिया था। और जब हम नल स्पेस से u की बेसिस तक पहुंचे, जो हमने एक्सटेंडेड वेक्टर लिए थे हमने उनका एक सेट लिया था और उसे प्रूव कर दिया था कि वो हमारे आरटी क्या है, बेसिस है। यानी कि हमने हमारे नल स्पेस से u तक पहुंचने के लिए जितने एक्सटेंडेड वेक्टर किए वो हमारा डायमेंशन था आरटी का। तो अब मैं बात करता हूं, मान लीजिए ये है, ये नल स्पेस टी स्क्वायर की कोई v1 v2। अब देखिए जो नलिटी टी की होगी तो टी स्क्वायर से ज्यादा होगी, तो v1 v2 v के मैंने कुछ ज्यादा मान लीजिए वेक्टर 1 2 3
आपको समथिंग कुछ वेक्टर ज्यादा मान ली मैं इसमें, ठीक है बच्चों। ऐसे कर लीजिए कि ये कुछ वेक्टर ज्यादा आ गया। अब क्या आ जाएगा, बेसिस में लूंगा जब एन टी क्यूब की, तो उसकी नलिटी में क्या आ जाएगा, v1 v2, ये सभी तो आएंगे ही आएंगे, ये भी आएंगे, और इनसे कुछ और भी एक्सटेंडेड होकर आ जाएगा। ऐसे ऐसे चलते रहेंगे तो हमारे जो नल स्पेस है उनकी बेसिस में क्या आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ते जाएंगे। अब मान लीजिए ये मेरा k है, मेरा v की बेसिस में n एलिमेंट्स है, यानी कि v की डायमेंशन n है। यानी जब मैं इस बेसिस को एक्सटेंड करके v की बेसिस बनाऊंगा तो मैंने मान लिया इसमें मैंने m वेक्टर्स को ऐड करना पड़ा, कि मेरे पास पहले k थे, अब मुझे कितने वेक्टर्स को ऐड करना पड़ा, मान लीजिए m वेक्टर्स को ऐड करना पड़ा n के इक्वल बनाने के लिए। यानी कि जो एक्सटेंडेड वेक्टर्स का सेट था, m वेक्टर्स का सेट था, वो मेरी क्या आएगा, बेसिस बनेगा rt की, वो मेरी बेसिस बनेगा किसकी। अब देखिए, अब इसमें तो क्या थे, k एलिमेंट थे, m ऐड करने पड़े। अब इसमें हमारे पास k से कुछ न कुछ ज्यादा ही एलिमेंट है, इसकी नलिटी से ज्यादा है, तो k से कुछ न कुछ ज्यादा एलिमेंट है, यानी कि हमें अब m से कुछ न कुछ कम एलिमेंट ऐड करने पड़ेंगे n तक पहुंचने के लिए, कुछ कम करने पड़ेंगे, यानी कि जो स्टैंडर्ड वेक्टर हुए वो कम हो गए, यानी कि rt से जो हमारा rt स्क्वायर बनेगा वो इसमें क्या होगा, कंटेन होगा rt स्क्वायर, इसमें इससे छोटा बनेगा। अब क्या होगा कि हमारे एन टी क्यूब में, इसकी बेसिस में इससे भी ज्यादा वेक्टर्स हैं, इससे ज्यादा वेक्टर हैं, तो इससे हमें एक्सटेंड करके एन तक बनाने के लिए और भी कम वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, यानी कि वो जो हमारी बेसिस आर टी क्यूब की बनेगी वो और भी कम हो जाएगी, और ऐसे ऐसे डिक्रीजिंग होता चला जाएगा कि जैसे जैसे हम पावर बढ़ाते जाएंगे हमारे एंटी बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ते जा रहे हैं, और एक्सटेंडेड वेक्टर्स की जरूरत हमें कम से कम पड़ती जा रही है, यानी कि हमारी जो आरटी की बेसिस में जो भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, कम होते जाएंगे। यानी कि यहां से क्या आ जाएगा कि रैंक ऑफ टी ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ टी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ टी क्यूब एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि आपको क्या रखना है कि जब आप नलिटी की बात करेंगे तो नलिटी में क्या है, हमारा ऑर्डर जैसे जैसे टी पावर इंक्रीज होगी इंक्रीज होता जाता है, और रैंक में हमारा क्या आता है, डिक्रीज होता जाता है, रैंक ऑफ टी स्क्वायर रैंक ऑफ टी जो क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन। अब मान लीजिए मैं क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास कोई जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है, कि टी कोई भी लीनियर ऑपरेटर वी से भी सच दैट कि टी मेरा क्या है, v से v इज एनी लीनियर ऑपरेटर, देन लीनियर ऑपरेटर सच दैट टी शेयर v इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल v बिलोंग्स टू, टी स्क्वायर क्या है कि जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है, देन आर टी कंटेन एन टी कंटेन आर टी इज इक्वल टू, अभी क्या कर रहा है कि आपको इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अब इसने क्या कहा कि टी स्क्वायर ऑफ v इज इक्वल टू 0 है फॉर v, क्या आप v का कोई वैल्यू उठाइए, जब उस पर आप टी स्क्वायर अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 0। अब टी स्क्वायर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि टी ऑफ v इज इक्वल टू 0 आना चाहिए हर एक v के लिए। अब टी ऑफ v क्या है बच्चों, टी ऑफ v तो इमेज सेट है, जब मेरी कोई टी कहां से कहा है, v से v पे अप्लाई हो रही है, जब टी मेरी v से v, तो जब इस v पे मैं टी अप्लाई करूंगा तो टी ऑफ v क्या आएगा, मेरा इमेज सेट आएगा,
यानी कि ये कहाँ पे जाएगा, मेरा रेंज सेट बन जाएगा कि अगर v बिलोंग्स टू v है एंड t ऑफ v बिलोंग्स टू RT, यानी t ऑफ v कैसे आए, और ये क्या है, फॉर ऑल v बिलोंग्स टू, ये हर एक v के लिए, यानी हर एक टीवी पे t ऑफ इमेज पे अगर मैं t अप्लाई तो क्या आएगा, 0। यानी कि हर एक टीवी पे हर एक इमेज पे अगर मैं t अप्लाई करके 0 आता है, यानी कि t ऑफ v क्या है, RT। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी t अगर मैं RT पे अप्लाई करता हूँ तो क्या आ रही है, 0 आ रही है रेंज स्पेस पे, कि यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से मैंने दोबारा फिर से t अप्लाई की यहाँ, कि जब इसकी तो इमेज सेट बनी, यहाँ पे कुछ वेक्टर्स थे जिसपे मैंने t अप्लाई किया, कुछ वेक्टर क्या, इसके सभी वेक्टर से मैंने t अप्लाई किया तो मेरा RT रेंज स्पेस बन गया। अब मैं इसी रेंज स्पेस पर दोबारा t अप्लाई करता हूँ तो मेरा क्या आ रहा है, 0। यानी कि मैं पूरे रेंज स्पेस पे क्या कर रहा हूँ, t अप्लाई कर रहा हूँ, क्या आ रहा है, 0। और जिस वेक्टर्स पे अगर मैं t अप्लाई करके 0 करता हूँ तो वो वेक्टर्स मेरे कहाँ जाते हैं, नल स्पेस में जाते हैं। नल स्पेस की डेफिनेशन ये होती है कि जिन जिन वेक्टर्स की इमेज अंडर t क्या जाती है, 0। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से जो RT है वो क्या हो गया, कंटेन होगा इसमें, या तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ से आप बात करेंगे क्या हो जाएगा, t ऑफ v कहाँ चला जाएगा, NT में, और t ऑफ v एलिमेंट किसका है, RT का, यानी कि RT कंटेन हो गया NT। कैसे बोल सकते हैं, यानी कि इनकी इंटरसेक्शन सिर्फ 0 नहीं होगी, RT कंटेन होगा NT में, NT कंटेन नहीं होगा RT में, और ना ये दोनों इक्वल होंगे इस केस में। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ इसके कंटेनमेंट। ऐसे आपने क्वेश्चंस को, अब हमारे पास एक बच्चों कि अगर V हमारा कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, T हमारी V से भी क्या है, कोई भी लीनियर ऑपरेटर है, तो ये तो दो कंडीशन होंगी, ये दोनों क्या होंगे बच्चों, इक्विवेलेंट होंगी। इक्विवेलेंट का मतलब है कि अगर ये कंडीशन होगी तो ये भी होगी, और ये होगी तो ये भी होगी। ये क्या कहती है कि t ऑफ t अल्फा इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज t अल्फा क्या होगा, सिर्फ 0 होगा, यानी 0 की इमेज ही, जो इमेज सेट में सिर्फ 0 ऐसा एलिमेंट हो जिसकी इमेज क्या आएगी, 0 आएगी। यानी ये बात भी ठीक कह रही है कि अगर इंटरसेक्शन में सिर्फ 0 है, यानी कि रेंज स्पेस में सिर्फ 0 ही ऐसा है जो क्या है, नल स्पेस में भी है, इसकी इमेज अंडर t 0। थ्योरेटिकली दिखने में तो ये बातें सेम दिख रही है हमें। अब हम इन्हें प्रूफ करते हैं। मैंने मान लिया, मैंने फर्स्ट कंडीशन लेके चल पढ़ाएंगे कि t ऑफ t अल्फा क्या है, 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, t अल्फा क्या होगा, हमें प्रूव करना है कि इनकी इंटरसेक्शन क्या होगी। अगर t ऑफ t अल्फा 0 है तो अभी हमने देखा था कि यहाँ से क्या हो जाएगा, t ऑफ अल्फा कहाँ चला जाएगा, नल स्पेस में, कि जिस एलिमेंट की वजह t क्या आती है 0 वो हमारे नल स्पेस में होते हैं। और अगर t हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन v से v, तो v अगर हमने v से लिया तो t ऑफ v हमारा किसमें, RT में भी होता है। अब t ऑफ v RT में भी है, t ऑफ v NT में भी है, तो t ऑफ v इनके इंटरसेक्शन में चला जाएगा, NT इंटरसेक्शन। लेकिन t ऑफ v तो क्या है, v होगा तो अल्फा ले लीजिए, कोई बात नहीं, अगर हमने अल्फा ले लिया है तो आप यहाँ पे अल्फा ले लीजिए कि टी ऑफ अल्फा इंटरसेक्शन चला जाएगा, यानी कि टी ऑफ, लेकिन टी ऑफ अल्फा क्या है, सिर्फ और सिर्फ 0 है, यानी कि इनकी इंटरसेक्शन में टी ऑफ अल्फा जा रहा है, टी ऑफ अल्फा के पास हमारा क्या है, सिर्फ एक ही चॉइस 0 होगा, यानी कि इनकी इंटरसेक्शन में क्या जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट होगा, यानी कि एंटी इंटरसेक्शन RT क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ, क्यों, हमने आर्बिट्रेरी टी अल्फा हटाया था, टी अल्फा की इंटरसेक्शन चला गया, लेकिन टी अल्फा क्या है, सिर्फ और सिर्फ 0 है हमारे पास, कि सिर्फ जो इमेज सेट में सिर्फ और सिर्फ 0 ऐसा है जिसकी इमेज क्या आएगी, 0 आएगी। ये प्रूव कर दिया। अब हम क्या लेते हैं कन्वर्सली, अब हम ले चलते हैं कि हमारा RT इंटरसेक्शन NT ये क्या है, 0, और T ऑफ T अल्फा हमने 0 मान लिया, तो हम प्रूव कर देंगे कि जब जब T ऑफ T अल्फा 0 है, अब हम प्रूव क्या करेंगे कि T अल्फा के पास सिर्फ और सिर्फ क्या चॉइस है, 0 होगा। और फिर से भी बात कि T ऑफ अल्फा, कि T ऑफ T अल्फा अगर 0 है तो यहाँ से मैंने कह दिया कि T ऑफ अल्फा कहाँ गया, RT में, सॉरी NT में। अब T ऑफ अल्फा RT में भी था, तो T ऑफ अल्फा इनकी इंटरसेक्शन में चला जाएगा, इंटरसेक्शन इनकी RT इंटरसेक्शन
और इनकी इंटरसेक्शन में क्या है, सिर्फ एक एलिमेंट है, क्या, 0। यानी कि टी ऑफ अल्फा क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। यानी जब मैंने टी ऑफ टी अल्फा 0 लिया तो मेरे पास क्या आ गया, टी ऑफ अल्फा क्या आ गया, 0 बन गया। यानी जब मैंने ये कंडीशन दी, जब मैंने ये प्रूव कर दिया, जब ये रही तो ये था हमारे पास एक इंपॉर्टेंट है। अब क्या कहता है बच्चों कि मान लीजिए टी हमारा वी से भी कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, टी हमारा वी से भी कोई लीनियर ऑपरेटर है, सच दैट कैसा लीनियर ऑपरेटर है कि रैंक ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू रैंक ऑफ टी, टी और टी स्क्वायर का रैंक क्या है, इक्वल है, देन आर टी एंड एन टी आर डिसजॉइंट सबस्पेस ऑफ। तो आर टी और एन टी आर में डिसजॉइंट सबस्पेस इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, 0 आएगा। अब प्रूफ देखिए, प्रूफ क्या कहता है हमें कि हमारे पास क्या है, एक लीनियर ऑपरेटर है टी। अगर टी लीनियर ऑपरेटर है हमारे पास तो इसमें मैं क्या करता हूँ, रैंक नलिटी थ्योरम लगाता हूँ। वो क्या कहती है मेरे को कि रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। अब मेरे पास टी लीनियर ऑपरेटर है, टी स्क्वायर भी लीनियर ऑपरेटर बनेगा। अब मैं उस पर लगाता हूँ हमारी रैंक नलिटी थ्योरम कि रैंक ऑफ टी स्क्वायर प्लस नलिटी ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। अब हमें चाहिए ना कि रैंक ऑफ टी और रैंक ऑफ टी स्क्वायर क्या है, इक्वल। ये दोनों इक्वल है बच्चों, डायमेंशन ऑफ वी की इक्वल हो गया। तो यहाँ से क्या होना पड़ेगा, नलिटी ऑफ टी और नलिटी ऑफ टी स्क्वायर के इक्वल। अगर नलिटी इक्वल है यानी कि नल स्पेस ऑफ टी हमारा इक्वल आएगा किसके, नल स्पेस ऑफ टी स्क्वायर। अगर टी और टी स्क्वायर का नल स्पेस 0 है तो मैं यहां से कह दूंगा बच्चों कि क्या, अगर टी स्क्वायर का नल स्पेस में क्या आएंगे, एन ऑफ टी स्क्वायर में क्या आएगा कि वो सारे v आएंगे सच दैट टी स्क्वायर v इज इक्वल टू, और टी स्क्वायर भी 0 है तो ये भी किसमें है, एनटी में भी है। एनटी में तो टी ऑफ वी क्या होगा, 0। यानी टी स्क्वायर भी 0 है, दिस इंप्लाइज टी ऑफ वी भी क्या होगा, 0। क्यों, जिस जिस वी के लिए टी स्क्वायर भी 0 है उसी वी के लिए क्या होगा, टी ऑफ वी को क्या होना पड़ेगा, 0। अभी अभी हमने क्या किया था, जैसे थोड़ी देर पहले देखा था कि ये मान लीजिए वी है, ये वी है, यहाँ के कुछ एलिमेंट की इमेज क्या आई थी अंडर टी, इसके जिस एलिमेंट की इमेज हमारे पास 0 आई थी वो हमारे क्या थे, एंटी में थे। अब एंटी में हमने ऐसे किया था बी, ये था जब इसमें दोबारा टी लगाया था मैंने, मान ली बी पे लगाया टी, दोबारा टी लगाया, तो टी स्क्वायर में हमारा क्या था कि टी में मैंने कहा था कि ये कुछ एलिमेंट है जिनकी इमेज क्या आ रही है, 0। दोबारा टी लगाऊंगा तो इस 0 की इमेज तो यानी इनकी जब दोबारा इनकी टी लगाया तो 0 की इमेज 0, इनकी इमेज तो टी स्क्वायर के अंदर 0 आएगी। कुछ और की भी आ सकती है, जो मैंने पहले बताया था, अभी बताया था ना कि कुछ और ऐसे हैं जो इमेज सेट में जाएंगे और दोबारा फिर किस चले जाएंगे, 0 पे चले जाएंगे। अब अगर मैंने एंटी और एंटी स्क्वायर इक्वल बोल दिया तो ये जो कुछ और हैं, ये कुछ और ऐसे हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेंगे, कि सिर्फ जो टी के अंदर 0 जा रहे थे वही क्या होंगे, टी स्क्वायर के अंदर भी 0 जाएंगे। अब जो एक्स्ट्रा वो हमारे पास नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा हुए तुम्हारे एंटी स्क्वायर में क्या हो जाएंगे, ज्यादा एलिमेंट हो जाएंगे, लेकिन हमारा एंटी स्क्वायर एंटी इक्वल है। यानी कि जिस टी स्क्वायर वी के लिए हमारे पास 0 है, कि वी जिस वी के लिए टी स्क्वायर 0 है, दिस इंप्लाइज टी ऑफ वी उसके लिए क्या होगा। और अभी भी हमने ऐसे स्टेटमेंट की थी कि जब हमारा टी ऑफ टी वी 0 हो, दिस इंप्लाइज टी वी 0 हो, दो कंडीशन इक्विवेलेंट की थी, तो वहां से हमारे पास क्या था कि आर टी इंटरसेक्शन एन टी क्या आ गया था, 0 आ गया था। यानी ये दोनों सबस्पेस तो हैं वी के, और इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या आ गई, सिर्फ 0 आ गई, यानी कि कैसे हो गए, डिसजॉइंट हो गए। यानी यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया कि आर टी और एन टी हमारे क्या है, डिसजॉइंट सबस्पेसेस हैं वी के। कब, जब हमारा रैंक ऑफ टी के इक्वल है। ये था बच्चों आपका आज का काम
कि कैसे हमने किसी भी रैंक और नलिटी के बीच में रिलेशन कैसे कि नलिटी हमारी बढ़ती जाती है, जब जब हमारी टी बार बढ़ती है रैंक हमारा कम होता जाता है। तो आपने इस सारे काम को समझना है, अच्छे से ट्राई करना है, इसको समझना है, देखना है, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमसे पूछना है। ज़्यादा से ज़्यादा इसके क्वेश्चन ट्राई करने हैं आप।